विमल कुमार मेरे एक अभिन्न मित्र हैं। थोड़े से शरारती हैं, चुहल भी करते हैं और इसके अलावा वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो लगभग आश्चर्य की तरह देखे जा सकते हैं। मुझे याद है कि जिस समय श्री पूजन सहाय और संस्कृतायन जी की जन्मशती थी, तो ये उनके ही दिमाग में सबसे पहले आया था कि जन्मशती को बेहतर से बेहतर तरीके से मनाने के उपाय खोजे जाने चाहिए। और फिर अगर वो एक बार सोच लेते हैं तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातें की। बात करने के बाद एक स्वरूप बना और कई तरह के आयोजन भी हुए, पत्रिकाएं भी निकली। तो ये एक कमाल था। दूसरा कमाल अभी रेणु जी को लेकर हो रहा है। और हम देखें कि आमंत्रित श्रोताओं के बीच में जिस तरह के आयोजन होते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कई तरह के सभागारों में होते हैं, घरों में होते हैं, तो उनका स्वरूप छोटा इस अर्थ में होता है कि वहाँ जो लोगों की उपस्थिति है वो उतनी नहीं होती और किसी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उसके बाद अखबारों के माध्यम से ही अमूमन हो पाता है। लॉकडाउन ने ये अवसर दिया कि एक बड़े पैमाने पर, एक बड़ी पहुंच में रेणु जी का कार्यक्रम किया जा सके। तो उनसे कई बार बात हुई, तो कई लोग आज तक रेणु जी के ऊपर बोल चुके हैं, वीडियोस हैं, लेख हैं, मेरे ख्याल से नाट्यांश भी हैं। तो वो मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि आप भी रेणु जी के ऊपर कुछ रिकॉर्ड करें। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें वक्त की ज़रूरत उस तरह से नहीं है। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप रेणु जी के साहित्य के प्रति कैसे आकृष्ट हुए, इसके संस्मरण सुनाने हैं। और बार रब्बी से लेकर बहुत सारे लेखकों ने इस तरह के संस्मरण सुनाए हैं, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन मामला था। तो मैंने उनसे वक्त मांगा और मुझे वक्त मिल गया। मैं कई चीज़ों को बिल्कुल दूसरी तरह से सोचता हूँ, तो इस बारे में भी जब सोचना शुरू किया तो मेरी स्मृतियों में उनकी रचनाएं थीं। उनका परिचय जब पढ़ा तो उसमें उनका नाम फणीश्वरनाथ रेणु, लेकिन उनका घर का नाम था रेणुआ। अब इस रेणुआ शब्द ने मुझे पहला आकृष्ट किया क्योंकि इसमें एक ध्वनि है और ये ध्वनि बिल्कुल उस नाम से मिलती जुलती है जो मेरा अपना मामा है, उसका नाम है। मेरी माँ मामा से बड़ी थी, तो जब वो थोड़ा दूर होते थे तो वो आवाज़ देती थी तो वो कहती थी गमुआ गमुआ। तो ये जो गमुआ की ध्वनि थी ये मुझे रेणुआ में भी मिली, तो मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। इसमें एक आंतरिक लय है, लोक के संगीत की एक टेर है बहुत मधुर सी, रेणुआ। तो ये मेरे अनुभव से या मेरी स्मृति से जुड़ गया। इसके बाद मैंने आगे चीज़ों को देखना शुरू किया तो मुझे अचानक अपने आसपास के कुछ और नाम याद आए जो दरअसल लोक से बने हुए ही नाम इस तरह के होते हैं और उनमें लोक की एक लय होती है। जैसे मुझे अपने दोस्तों के नाम याद आए, भुप्पी, जुग्गू, सुक्का, कतवारू, मैसो, परसाधी। तो इनमें एक आप देखेंगे कि लोक की एक लय है और जब हम उनसे बात करते हैं तो ये लय बहुत काम करती। जैसे अगर मैं कहूँगा अरे भुप्पी कहाँ हो यार,
चलो जरा जंगल घूम आए, या कहें जुग्गू आज गायों चराने नहीं जाना है। तो बोलचाल में भी आपको वो लय होती है, उससे आपके दिमाग में वो बैठती जाती है। तो इस तरह से बोली बानी का जो संगीत होता है, वो संगीत भी एक तरह से आपकी चेतना का हिस्सा हो जाता है। तो पहले यही हुआ कि मैं इस ध्वनि संसार से जो रेणु के नाम में थी उससे जुड़ा, और आगे जब देखना शुरू किया तो रेणु के यहाँ जिस तरह के चरित्र आते हैं और उनके जो नाम हैं, उनमें भी लोक का ये नाद है, ये एक तरह का सांगीतिक नाद है। जैसे मैं कुछ नामों को याद करता हूँ: पंचकोड़ी, मोहना, बिरजू, उजागिर, हिरामन, मंगला, नैना जोगिन, महुआ घटवारिन, रत्नी आदि। तो आपने अनुभव किया होगा कि इन नामों में एक लोक लय है और ध्वनियाँ भी निकलती हैं। तो इस तरह से मेरा दूसरे स्तर पर जब जुड़ना हुआ तो ये था कि ये नाम बहुत परिचित थे, इनसे निकलने वाली ध्वनियाँ बहुत परिचित थी, और इनका नाम लेते ही मेरी आंखों के सामने गांव खड़ा हो जाता था, गांव का एक परिवेश। तो नाम लेने के साथ ही अगर परिवेश खड़ा हो जाए तो आपका एक तादाद में जो होता है वो रचनाकार से जुड़ जाता है। तो ये चीज़ थी। तो इस दूसरे बिंदु से मेरा रास्ता खुला और फिर मैं उनकी रचनाओं की तरफ गया, और मैं एक मेल करता था कि जिस तरह की बोली बानी हमारे यहाँ यानी कि बुंदेलखंड में है, और उसका जो संगीत है, जो बहुत नैसर्गिक संगीत है, वो रेणु के यहाँ आता है या नहीं आता है। तो अभी तो सारा खेल स्मृतियों का है, क्योंकि मैं जो कुछ यहाँ बोल रहा हूँ उसमें ये कोई लेख, कोई व्याख्यान, कोई भाषण इस तरह का नहीं है। सिर्फ मुझे रेणु के साथ मेरा जो कनेक्ट है पाठक के रूप में, वो कैसे बना। तो जब मैं याद करता हूँ तो बुंदेलखंड में बोलचाल की जो बानी है उसमें एक संगीत है, उसको हम प्रकृत संगीत कह सकते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि लोग इस तरह से बात करते थे कि काय भैया, कहाँ से आए, कैसे हो, और हमरे रमुआ ने सोई मैट्रिक पास कर ली है, तो कछु नौकरी वोकरी हो तो बताइए। और बातचीत के इस संगीत को अनेक उदाहरणों से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। तो मैं याद करने लगा कि रेणु की कहानियों में इस तरह का जो म्यूज़िक है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो मुझे कुछ ही उदाहरण एकाएक याद आए, जैसे हाँ अब गई हो या लहरिया सराय, चाहे कलकत्ता, कोक भर लौटूंगी। या फिर चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी, 1 2 3 9 2 11। तो आप देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक्य मिलते हैं, या जैसे तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो। तो एक तरह की ये जो रिदम थी वाक्यों की, वो लगभग वैसी थी जैसी मैंने अपने गांव में पाई थी या बुंदेलखंड में पाई थी। और वो जो एक लयात्मकता थी बोलने चालने की, वो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रीतिकर लगी। मैंने जब उनकी कहानियों को पढ़ना शुरू किया तो एक और दिलचस्प चीज़ मुझे दिखाई दी कि रेणु की नज़र कितनी गहरी थी कि वो अपने शीर्षकों से भी आकृष्ट करते थे, और उसमें भी
लोक होता था और लगभग उसी लय या ध्वनि के साथ। जैसे उनकी कहानियां हैं ठुमरी या अगिनखोर, रसप्रिया, तीन बिंदियां, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम और आदिम रात्रि की महक। अब आप देखिए कि ये जो शीर्षक हैं, इन शीर्षक को पढ़ते ही आपके जहन में वो लोक का संगीत जो है, जो मेरे बुंदेलखंड का हो सकता है या कि फिर बिहार का हो सकता है, वो सुनाई देता है। तो ये जो टेर मुझे सुनाई देती है उनके किरदारों में, उनकी कहानियों के शीर्षक में या बोली बानी में, तो ये मुझे अट्रैक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा कारण था। स्कूल लाइफ में तो हमने सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ा था और बहुत मुतासिर हुए थे, क्योंकि वहाँ भी ग्रामीण परिवेश था। लेकिन रीनू ने मुझे कुछ ज़्यादा ही आकृष्ट किया। तो जो कुछ बातें मेरे गांव की हैं, मेरे बचपन की हैं, उनकी कहानियाँ मुझे उनसे जोड़ती हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैं एक आदिवासी गांव से आता हूं। वहाँ पर गोंड और कोरकू जनजाति के लोग हैं और उनकी संस्कृति है, उनकी बोलचाल है, उनका संगीत है। ये सब मेरे बचपन के अनुभव में शामिल है। एक दूसरा स्तर था कि मेरे इलाके में कोयला की बहुत सारी खदानें थी। तो वहाँ पर जो मज़दूर आए थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के भी कुछ पढ़े लिखे लोग बाबूगिरी के लिए आए थे और गुजरात के लोग थे, क्योंकि जो खदानें थी वो गुजराती मालिक की थी। उसका नाम NH ओझा था। तो ये लोग रात में अपना काम धाम निपटा कर दिन भर की थकान के बाद जब आते थे तो गाना बजाना करते थे। तो मैंने आल्हा या फिर बिरहा या फिर छत्तीसगढ़ का सुआ या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोकगीत, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोकगीत, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी जो संगीत आता है उसको सुना। तो एक संगीत का एक सघन वातावरण था। तो एक तरह की जो सांगीतिक शिक्षा थी, जो बहुत ही प्रारंभिक होती है, वो मुझे उन मज़दूरों से, उन आदिवासियों से मिली। एक और स्तर है इस संगीत के अलावा जिसकी चर्चा मैं अभी तक कर रहा हूँ, कि जो आदिवासी गांव मेरा है वो सतपुड़ा के जंगलों में है और रेणु के कथा साहित्य में भी जंगल है। वहाँ एक नदी है कोशी, जिसका जिक्र मिलता है। मेरे यहाँ एक नदी है पेंच। मैं बचपन से कई गंधों से घिरा रहा और उन गंधों में अजीब तरह की गंध है। जैसे गोबर से घर लीपे जाते थे तो उसकी जो खुशबू होती थी वो मुझे आकृष्ट करती थी। मुझे छुई जैसे दीवारें पोती जाती है वो आकृष्ट करती थी। जो खाने थे, कई तरह के जो भोजन बनाए जाते थे, उसमें मुझे बचपन से ये जो हरी मूंग, उसकी दाल पसंद थी और उसका स्वाद मुझे बहुत प्रिय था। मेरे घर के पिछवाड़े दो पेड़ थे, एक अनार का था और एक अमरूद का था। तो अनार मुझे पहले पसंद में आता था क्योंकि उसमें रंग जो था, वो रंग देखकर मैं बहुत खुश होता था और उसको जिस तरह से खोला जाता है और उसमें झांकते हुए मोतियों से जो उसके दाने सामने आते हैं तो मन खिल उठता था। अमरूद दूसरी पसंद थी।
कुछ भाजियाँ लगती थी, उसमें हरी धनिया की गंध मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेथी की बहुत अच्छी लगती थी, तुलसी की बहुत अच्छी लगती। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह से कई तरह की गंध थी जिसमें मैंने जीना शुरू किया। तो ये जो गंध हैं, इन गंध के कुछ पते ठिकाने और बहुत अच्छे पते ठिकाने रेणु की कहानियों में और उनके उपन्यासों में भी मिलते हैं। तो एक ये स्तर हो गया जिसके कारण मैं उनसे जुड़ा। एक और बात, हमारे यहाँ जो चौपाल होती है उसको अथाई कहते हैं। तो उसमें बैठकर हम लोग किस्से कहानियाँ सुना करते थे, लोकगीत सुना करते थे, लोक नृत्य सुना करते थे और एक तरह की किस्सा गोई तो चलती ही रहती थी। बीच बीच में लोग अपने अपने किस्से सुनाया करते थे। तो ये जो किस्सा गोई थी और जो लोकगीत थे और लोक नृत्य थे, जो मैंने बचपन में जिनके संस्कार प्राप्त किए, वो रेणु के यहाँ भी मिलते हैं। बिना संगीत के, बिना लोकगीत के, बिना लोक नाट्य के, जो कि कहानी के भीतर होता है या उपन्यास के भीतर भी आपको मिलता है, तो वो वहाँ मौजूद थे। तो मुझे लगा कि ये तो भाई बिल्कुल ऐसा कुछ मामला है कि मेरे एकदम नज़दीक का मामला है, मेरे मन का मामला है। अब हम लोग जो कहानियाँ सुना करते थे, वस्तुतः उनमें क्या क्या होता था। समाज में जिस तरह की कहानियाँ होंगी या जो मिथक की कहानियाँ हैं या जो लोक कथाएँ हैं, उसमें अमूमन आपको जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, जानबूझकर सुनाई जाती थी, उसमें प्रेम, करुणा, दया, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ऊंच नीच की जो भावना होती है वो, या जो शक्तिशाली वर्ग है उसके जो अत्याचार अनाचार हैं, तो इसी तरह की चीज़ें सुनाई जाती थी। इवन राक्षस की कहानियों में भी उनका जो एक तरह से बल था, उस बल के ऊपर बहुत आग्रह होता था, या उनके जादू या उनकी मायाओं के ऊपर। तो ये सारी कहानियाँ हम लोगों ने बचपन में सुनी। लेकिन ये जिन गुणों की बात मैंने की, ये गुण जहाँ हमारी लोक कथाओं में थे, जहाँ हमने जब किस्से सुने थे उनमें थे, लगभग उसी तरह से थोड़ा सा बदला हुआ सब कुछ रेणु में मिलता है। प्रेम है, करुणा है, दया है, घृणा भी है, एक तरह का क्रोध भी है, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, सामंतवाद। तो तो जुड़ने का एक कारण ये था। और अब कैसे मतलब कोई अपने आप को रोक सकता है आकृष्ट हुए बिना। फिर एक चीज़ और थी, हम जहाँ थे वो सतपुड़ा के जंगल थे जैसे मैंने बताया। तो प्रकृति और वन्य जीवन का जो पूरा का पूरा एक तरह से चित्रात्मक संसार था, वो हमें बहुत लुभाता था। और हम लोग जैसे ही वक्त मिलता था, पेड़ों के नीचे स्कूल लगता था, तो वहाँ से भाग जाते थे। तो हमको तालाब मिल जाते थे, कोई झरना मिल जाता था, वन्य जीव मिल जाते थे, हवाओं का संगीत मिल जाता था, आदिवासियों के गाए जाने वाले लोकगीत के टुकड़े मिल जाते थे, और बहुत सारी ध्वनियाँ जो प्रकृति में होती है वो सब हमें मिल जाया करती थी। ये चीज़ रेणु के साहित्य में है। रेणु के साहित्य में आपको जंगल मिलेंगे, रेणु के साहित्य में आपको जंगल की ध्वनियाँ मिलेंगी, प्रकृति के साथ एक तरह का स्पर्श भाव मिलेगा संवेदना के स्तर पर। और जो बहुत नैसर्गिक संगीत है वो सब आपको रेणु के यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरह से जुड़ने की एक और जो कथा है वो है। तो जब ये कथाएं, या जब जंगल आएंगे, वन्य जीवन आएंगे, पशु आएगा, मतलब पशुलोक आएगा, मनुष्य आएगा, तो उसके साथ साथ फिर उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी तो आएंगी ना। तो
वो सब भी लगभग उसी तरह से देखने में आती हैं जिस तरह से मैंने अपने समाज में देखा। तो एक 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 ऐसी जुगलबंदी का एक ऐसे राग का स्तर रेणु को पढ़ते हुए बन रहा था जो कि मेरे अपने मानस के बहुत करीब था। फिर मैंने देखा कि जो भाषा का ताप और तेवर है वो ग्रामीण लोक की विशिष्टता से ही आता है। वो पूंजी भी मुझे लगता है वहीं से आती है। उसमें गहरी करुणा भी मिलेगी, व्यंग भी मिलेगा, एक तरह का विडंबना बोध मिलेगा, एक तरह की क्रांति धर्मी छवियाँ मिलेंगी। तो ये लगभग सभी गांव में होता है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर शोषण और प्रवंचन का इतिहास होता है वहाँ इस तरह के संत्रास के भाषा रूप बहुत अधिक मिलते हैं। तो रेणु के यहाँ ये है खूब सामंतवाद के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, और वो लोग जो सत्ता में छुटभइये से लेके बड़े नेता हैं, उनकी जो कारगुजारियाँ हैं, उनके जो भ्रष्टाचार हैं, उनके जो शोषण है, ये सारी चीज़ें आपको उनकी कहानियों में या कथा संसार में मिलती है। एक चीज़ और मिलती है, आज़ादी के बाद हम जिस मोह भंग की बात बार बार करते हैं और उसके बाद जो सत्ता का चरित्र बदलता है, जिसमें बंदर बांट है, जिसमें अपने लोगों को अधिक समृद्ध, संपन्न और बलशाली बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने की जो कथाएं हैं, वो सब रेणु के यहाँ मिलती हैं। और वो जो भाषा और उसके तेवर की मैंने बात की थी, वो उसी भाषा में मिलती है जिस भाषा में उन्हें होना चाहिए और जिस ताप के और जिस तेवर के साथ होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि उनकी तीसरी कसम पर जो फिल्म बनी थी उससे एक शुरुआत हो गई थी उस भाषा की, उसके ताप की, जो सेलुलाइट को घेर सकता हो। अब आप आज देखिए अमेजन पर या नेटफ्लिक्स पर जिस तरह की फिल्में या जिस तरह के एपिसोड आ रहे हैं, वो सीधे उसी भाषा से कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि लोकेल भाषा का जो ताप और तेवर, कहा जाता है ना कि बहुत खुलकर गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज से इस रूप में जुड़ रही हैं कि रेणु जिस भाषा को लेके आए, भाषा के जिस तेवर को लेके आए, उसमें एक जो मारक शक्ति थी उसको लेकर आए, वो आज इधर फिल्मों में दिखाई दे रही हैं। तो रेणु एक ही समय में स्थानीय या ग्रामीण होते हुए भी आधुनिक और उत्तर आधुनिक थे। वो समझ रहे थे कि इस भाषा का क्या महत्व होगा आने दिनों के, मतलब जब भविष्य होगा या भविष्य में जब चीज़ें घटित होंगी, नए नए संसाधन आ जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तब इस भाषा को जो कि जानबूझकर ख़त्म करने की भी बहुत सारी कवायदें, बहुत सारी साजिशें होती हैं, ये एक बार उभर कर आएगी। और ऐसा हो रहा है। और बिहार के बैकड्रॉप पर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं। तो वो जिस भाषा को रेणु समझ रहे थे वो इस तरह से यहाँ अपना एक रूपाकार बनाती है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत विशिष्ट लगती है कि रेणु जब लिखते हैं तो दृश्य और श्रव्य में सोचते हैं, यानी कि दृश्य में और श्रव्य में सोचने की बात को थोड़ा सा सरल करके कहूँ तो ये जो छवियाँ हैं, ऑडियो छवियाँ और वीडियो छवियाँ, यानी कि गांव का एक दृश्य है और उस दृश्य में जिनको मैं ध्वनियाँ कह रहा था वो भी है, और उस दृश्य में
गतिमान बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें स्थिर हैं जैसे घर हैं, झोपड़ियाँ हैं और इस तरह की। तो वो जो दृश्य है, उस दृश्य को पकड़ने की जो कला है वो रेणु में अद्भुत थी। उनकी जो छवियाँ थी उनको कहानियों में किस तरह से लाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सा मामला है। मैं आपको एक आध ही उदाहरण सुनाता हूँ। आज वो हल्दी चिरैया फिर आई। बरसात भर यह रोज इसी तरह समय असमय आएगी और किसी पेड़ की डाली पर भीगती हुई या पंख सुखाती सुरीले स्वर में एक लंबी पंक्ति दोहराएगी। संस्कृत श्लोक की कड़ी, का कस्य परिवेदना, स्पष्ट हुबहू, पता नहीं क्या बोलती है। ये एक दृश्य है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही इमेज एक साथ यहाँ पर आपको दिखाई देती है और बिंब भी दिखाई देते हैं। चिड़िया का बिंब, उसके भीगने का और उसके पंख सुखाने का और उसका सुरीला स्वर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक पूरा दृश्य जैसे फिल्म का दृश्य होता है वैसा खड़ा होता है। अब फिल्मों में तो आजकल लोग गांव में जाने लगे हैं शूट वूट करने, नहीं तो अधिकतर जो बड़े बड़े सीरियल या बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो तो सेट बनाकर पूरी की गई। तो एक और दृश्य याद आता है जिसमें रेणु पूरा का पूरा आपको सेट बना कर देते हैं। गोड़ियर गांव, 15 घर मैथिल, 4 परिवार राजपूतों के। यह है गोड़ियर बाबू का टोला। 20 घर ग्वाले, 8 धानुक, 13 घर गोढ़ी। गोड़ियर गांव का असल नाम इसी गोढ़ी बोली से हुआ जहां गोढ़ी यानी मछली मारने वाली जाति के लोग रहते हैं। गोड़िहार पूरा सेट है जो आप बॉम्बे में बैठकर या किसी और जगह पर बैठ के बना सकते हैं। कितने लोग रहते हैं, किस किस जाति के रहते हैं, उनका रहना कैसा है, उनकी प्रॉप्स कैसी हैं, उनके घर कैसे हैं, ये सब एक बड़ा बनाया सा सिनेरियो वो आपको सौंप देते हैं। तो आप देखिए कि वो कितने सिनेमैटिक ढंग से सोचा करते थे। तो जो चित्र बनाते हैं वो उसमें एक सजीव गांव या उसका कोई हिस्सा खड़ा हो जाता है। कई बार मुझे लगता है कि रेणु की कलम स्याही से नहीं लिखती थी। जैसे दीवारों पर गेरू से या स्थानीय रंगों से कुछ बनाया जाता है, तो ऐसी कोई स्याही उनके पास रही होगी जिसकी वजह से वो गांव को उसी कलात्मक ढंग से पकड़ भी पाते हैं और उसे रूपाकार भी दे पाते हैं और वो उन्हीं रंगों में देते हैं। तो एक रंग चेतना भी जो थी वो उनसे मुझे लगता है जुड़ती है। जैसे एक बिंब, भाई मैं कवि हूँ तो बिंब की बात तो होगी और मैं ज़िंदगी भर कहानी में बिंब ढूंढता रहा हूँ, कविता में तो ढूंढता ही हूँ, और जहाँ पर मुझे कहानी में बिंब मिलते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत आश्वस्त होता हूँ। तो एक छोटा सा बिंब सुनिए, बहुत ही मतलब लगभग कविता की तरह, मतलब जिस तरह की गद्य कविताएं लिखी जा रही हैं उससे बेहतर कई बार मुझे इस तरह का संसार लगता है जिसमें कोई गद्य बिंबों को लेकर इस तरह से आता है। चैत महीने में बोलने वाली उस चिड़िया की तरह एक बंधे हुए ताल पर तुत्तु 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 आवाज
सारे इलाके में प्रतिध्वनित होती है। यहाँ ऑडियो बिंब भी है और वीडियो बिंब भी है। किसी फिल्म में क्या चाहिए? किसी दृश्य में सारी चीजें मिल जाए तो दृश्य प्राणवान हो उठता है। तो ये कला मुझे बहुत मुतासिर करती रही रेणु में। संगीत की उनको गहरी समझ थी, कैसे थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा करते थे। एक और टुकड़ा है, इसमें बिंब भी है और संगीत की बात भी है। छाजा बाजा, अब इस पद को देखो, छाजा बाजा। बाजे में बाजा एक खोल और बांग्लादेश की सारंगी एक हाथ की, और उसी पर बाहर के सड़क पर गोड़ियार गांव के एकाध रसिक ठिठक कर सदा खड़े हो रहते हैं। ये तो हमारे गांव का दृश्य भी है। हमारे गांव की किसी गली में, किसी सड़क पर कोई बजाने वाला आता है, कोई गाने वाला आता है, तो हमारे गांव के लोग भी ठिठक कर खड़े हो रहते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को देखना इतनी बारीकी से कि वो अनुभव कि जो आपके एक तरह से आपके अनुभव की जो स्मृतियाँ रही हैं, वो स्मृतियाँ ठीक वैसे ही किसी रचना में मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि ये आश्चर्य की बात है। और इस तरह के दृश्य, ठिठक कर खड़े हो जाना किसी कलाकार को सुनते हुए, फिल्मों में भी बहुत है। बार बार इस तरह की चीज़ें दोहराई गई हैं। तो एक साम्य है कि पूरे देश में ये जो संगीत के लोग हैं, जो भीख मांगते हैं या जो अपना मजमा लगाकर पैसा कमाते हैं, वो सब इस दृश्यमाला में आपको याद आते हैं। मैं अभी तक जिन बातों का उल्लेख यहाँ कर रहा था, मेरे लिए मुमकिन है कि मैं उनकी कहानियों से, उपन्यासों से बहुत सारे इस तरह के अंशों को उद्धृत कर सकूं, जिनकी वजह से मैं रेणु का दीवाना हुआ या उनका बहुत गंभीर पाठक हुआ। और वैसे भी यहाँ मैं एक तरह से ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं रेणु के साहित्य के प्रति कैसे, किन कारणों से आकृष्ट हुआ, और यही लुभ-लुभाव है जो विमल कुमार चाहते हैं। तो ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई व्याख्यान नहीं है, ऐसे एक तरह का आपसे हो रहा संवाद मान लीजिए। और अंत में अगर इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो मैंने किया है उसके समर्थन में किसी एक कहानी के बारे में बात करना चाहूँ, तो बहुत सारी कहानियाँ मुझे उनकी प्रिय हैं। जैसे रसद प्रिया और ठेस, ये दो कहानियाँ ऐसी हैं जो कलाकार के जीवन, उनके द्वंद, उनके अंतर्द्वंद पर ही एकाग्र हैं। एक मृदंगिया है और ठेस का वो कलाकार है। लेकिन जिन चीज़ों का उल्लेख अपने आकृष्ट होने के वजहों से मैं इस बातचीत में करता रहा हूँ, उन सभी को अगर मुझे लागू करना हो तो मैं एक कहानी में बहुत आसानी से लागू कर सकता हूँ। और मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, तीसरी कसम की कहानी के संदर्भ में, कि फिल्म बनने के बहुत पहले एक फिल्म तो इस कहानी के भीतर ही बन चुकी थी, जिसे देखा गया बाद में। लेकिन फिर भी अब चूंकि वो बहुत सारे लोगों की बड़ी पसंदीदा कहानी है, बड़ी महबूब कहानी है, तो मेरी भी है, तो मैं उन तत्वों का जिक्र करूँगा जो किसी भी फिल्म में
किस तरह से जगह बनाते हैं। और तीसरी कसम में ये बात है, जैसे मैं सबसे पहले वो बैलगाड़ी को याद करता हूँ जिसमें हीरामन और हीराबाई दोनों सफ़र करते हैं। तो जिस तरह के रास्ते हैं ग्रामीण इलाकों के, और वो जिस तरह से बैलगाड़ी चलती है, तो उसके चलने की जो ध्वनियाँ हैं, उसके कई शेड हैं जो आपके जहन में आते हैं। तो वो जो बैलगाड़ी का जो साउंड है, उसके साथ बैलों के गलों की घंटियाँ, उसका जो साउंड है, वो फिल्म में भी उस तरह से सृजित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहानी में मुझे ज़्यादा साफ सुनाई देता है। एक वो बैलगाड़ी पर लटकी हुई लालटेन है, उसका बिंब, ये जो ग्रामीण बिंब है, जो वहाँ के ग्रामीण जीवन की वास्तविकता में पगे हुए हैं, में रचे हुए हैं, वो आपको दिखाई देता है। गाड़ी चली जा रही है रास्ते से, रास्ते में वन प्रांतर भी है और गांव भी आते हैं। तो वो एक प्रकृति का नाद, यानी कि जो एम्बियंस साउंड है और प्रकृति का जो रंग जगत है, वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। और जो नैसर्गिक दुनिया है या नैसर्गिक जो संगीत आसपास बह रहा है, उसकी टीर आपको सुनाई देती है। और कथा इस तरह से गतिमय भाव में आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ये भी कहना चाहिए कि कथा में एक तरह का यात्रा वृतांत भी है। तो कथा की गतिमयता में एक यात्रा है, और यात्रा में आसपास के लोग की वो तमाम चीज़ें हैं। जैसे उसमें जहाँ जहाँ से हीरामन गुजरता है, जहाँ जहाँ रुकता है, तो स्पर्श की एक संवेदना है। और वो स्पर्श प्रकृति के साथ भी है और जीवन के साथ भी है। वो एक किस्सा सुनाता है महुआ कटियारिन का। तो वो जो किस्सा गोई है, हालांकि उसका श्रोता एक ही है, लेकिन जिस ढंग से वो बयान करता है, तो उस किस्सा गोई को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो उसमें एक बहुत ऐसी कथा लय है और ऐसा बहाव है जैसे एक नदी बह रही हो, और वो आपको रहस्य रोमांच से घुमाती हुई ले जाती है। तो कहानी के भीतर एक और कहानी, फिर एक और कहानी। ये जो चीज़ तीसरी कसम में है, उसमें मुझे लगता है कि कई बार वो कहानियाँ स्वतंत्र कहानियाँ भी हो सकती हैं। उनको निकाल के महुआ कटियारिन की कहानी में मुझे वो सारी गुंजाइश दिखाई देती है। इसके अलावा गद्य का जो जीवन संगीत है तीसरी कसम में, वो बहुत मानीखेज है। और किसी भी लोक में जब आप प्रेम कथाओं को सुनते हैं, तो हर अंचल की बहुत सारी प्रेम कथाएं होती हैं। जैसा हम लोगों ने लैला मजनू सीरी फरहाद से लेकर हर प्रदेश में वहाँ की कोई ना कोई ऐसी प्रेम कथा है जो आज भी जीवित है। तो इसमें भी लोक की एक अपूर्व रोमानी कथा है। हीरामन और नायिका की, जिसका रोल वहीदा रहमाना ने किया है। तो ये अपने आप में लगभग एक उस तरह की प्रेम कथा की तरह हमारी चेतना में बस जाती है। तो ये जो एक बात है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो थी,
वो लगभग रेणु की ऐन्द्रिकता के कारण थी। उनकी समूची इंद्रियां जीवंत थी, चाहे रूप की बात हो, रस की बात हो, गंध की बात हो, स्पर्श की बात हो, यानी कि सारी इंद्रियों के व्यापार से जो चीज़ें निकलती हैं वो उनकी रचनाओं में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो फिर हम भी तो इंद्रियों के ही गुलाम हैं। हम भी वहीं से चीज़ों को देखते हैं, वहीं से अनुभव करते हैं। तो मेरा कारण ये था कि उनमें जो ऐन्द्रिक रोमान था, जिसको बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐन्द्रिक तक तो माना जाएगा ना। तो ये जो तमाम चीज़ें उनकी ऐन्द्रिकता से उनकी रचनाओं में आती हैं, मैं दरअसल उनकी तरफ आकृष्ट होता गया। तो कहानियाँ खुलती गई, कहानियाँ खुलती गई, तो मैं रेणु के साथ और होता गया, कहानियों से उपन्यासों में चला गया, उनका हमसफ़र हो गया। या कई बार लगता है कि उनके पाठक को जो छोटा मोटा रोल मिलता है उनके साथ सफ़र करते हुए, रचनाओं में सफ़र करते हुए, वो उसी गाड़ीवान की तरह है। कोई एक हिस्सा इतना बड़ा विशाल सागर है साहित्य का, तो आपको गाड़ीवान भी शायद उतना उपयुक्त शब्द नहीं होगा, लेकिन हाँ, पाठक के रूप में आपको उनके साथ यात्रा करनी पड़ती है, मेरा कहने का अर्थ ये है। और वो यात्रा मैं आज भी करता हूँ। और मुझे उनकी रचनाओं में ये जो तमाम चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर पर जल जंगल ज़मीन और उससे जुड़े हुए सारे जो एक तरह से उनकी कहानियों में अपने विचारों के साथ आते हुए जो दृश्य मुझे मिलते हैं, उसमें जो कथाएं उपकथाएं मिलती हैं, वो अपनी स्थानीयता में, या कहा जाता है आंचलिकता, आंचलिकता, तो यही मान लेते हैं उनकी आंचलिकता में वो वैश्विक होती जाती है। तो रेणु मेरी निगाह में वैश्विक संवेदना के कथाकार हैं, और मैं आपसे इतना ही बोल सकता हूँ। शुक्रिया।